नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है राज्यसभा चुनाव का। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र से जो है 6 सीट इस समय खाली हुआ है और 6 सीट के लिए जो है सभी पार्टियों ने नामांकन भर दिया है। तो राज्यसभा चुनाव की क्या प्रक्रिया है, चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हैं और उनकी क्या स्थिति है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है एडवोकेट विवेक जोशी जी, जो पॉलिटिकल एडवोकेट भी हैं और मुंबई हाई कोर्ट से भी एडवोकेट है। हम इनसे जानेंगे कि जो राजनीतिक स्थिति है महाराष्ट्र की, उसको देखते हुए राज्यसभा का चुनाव जो है क्या सही में ये बिन विरोध होने वाला है या चुनाव प्रक्रिया होगी। तो जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। आपने काफ़ी स्टडी किया होगा इसके ऊपर। तो जो राज्यसभा चुनाव 27 तारीख को होने वाला है, यानी 27 फरवरी को होने वाला है। तो क्या स्थिति है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? महाराष्ट्र का जो राजनीतिक भूचाल है, जो राजनीतिक अर्थक्वेक आने वाला था महाराष्ट्र में, वो तो एक तरह से आप समझिए कि टल गया है जी। क्योंकि क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में 6 सीट वैकेंट हुई थी। राज्यसभा में कैसा है कि हर 2 साल में 1/3 लोगों को रिटायर होना होता है जी। और एक जो राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है जी। तो इस तरह से हर 6 साल में राज्यसभा एक तरह से नई तरह बदल जाती है, नई सिरे से। तो महाराष्ट्र का कोटा जो है वो टोटल 19 राज्यसभा एमपीओ का है, जिसमें से 19 लोग अभी रिटायर हुए। सॉरी, 19 का है, 6 लोग इस समय रिटायर हुए। तो 6 लोगों को फिर से भरने की जो प्रक्रिया थी वो होनी थी। अब मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में इलेक्शन होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 6 लोग ही खड़े हैं और 6 के 6 ही जीतेंगे। जो पार्टियां के जो उम्मीदवार थे वो अपने आप जीत जाएंगे। लेकिन ये एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता था। जैसे अभी अगर आप देखेंगे आज की कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार खड़े करे थे, जिसमें अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी और डॉक्टर अजीत गोपचड़े हैं। अगर बीजेपी अपना चौथा उम्मीदवार खड़ा करती जी तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं श्री चंद्रकांत हंडोरे साहब जो हैं, उनके लिए जीतने के लिए चैलेंज हो सकता था। और एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल खड़े हैं और मिलिंद देवरा जो है वो शिवसेना की तरफ से खड़े हैं। अभी महाराष्ट्र में एक बात समझने वाली ये है कि मेरे हिसाब से जो श्री प्रफुल्ल पटेल हैं उनका अभी 6 साल में 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, तो उनको दोबारा से इलेक्शन लड़वा के राज्यसभा में भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी और को भी अगर ये चूज करते एनसीपी पार्टी की तरफ से, अजीत पवार साहब की तरफ, अजीत साहब की तरफ से, तो बेटर होता। लेकिन अपनी अपनी पार्टी है, अपनी अपनी सोच है। तो इस तरह से ये 6 लोग जो हैं मतलब ये जीतने वाले हैं। सर, ये बताइए कि जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, अगर चुनाव में क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन लोग इसमें वोटिंग करते हैं और कितनी संख्या बल होनी चाहिए, आप बताइए जरा इसके बारे में। सर, जैसे राज्यसभा का जो चुनाव है वो बड़ा जटिल किस्म का चुनाव है। उसको डायरेक्ट पब्लिक जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में या विधानसभा में एमएलए इलेक्ट करती है, वैसे नहीं करती। यहाँ जो आपके द्वारा इलेक्ट किया हुआ जो विधायक हैं वो चुनाव में वोटिंग करते हैं आपके बिहाफ पे और वो इलेक्ट करते हैं। अब क्या होता है कि सर, जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की पॉपुलेशन को देख के हर एक का कोटा नियुक्त किया हो गया है कि भाई इतने एमपी जो राज्यसभा में चुन के आएंगे वो यहाँ से आएंगे। अब उनकी वोटिंग जो है वो वहाँ का जो एमएलए होते हैं, जो वहाँ की विधानसभा है उसमें होती है। अभी जैसे मैं महाराष्ट्र का आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है जो आज तक किसी ने दर्शकों को नहीं बताई, वो मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ वोट जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। वैल्यू ऑफ वोट क्या है? एक वोट की क्या वैल्यू, आप समझिए, नंबर ऑफ एमएलए को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ वोट आ जाएगी जी। महाराष्ट्र में आज की डेट में जो सीट है, टोटल एमएलए की सीट है वो 288 है। उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 28,800 वैल्यू ऑफ वोट आ जाती है। अभी महाराष्ट्र में 3 विधायक ऐसे हैं जिसमें से 2 की डेथ हो गई है और एक विधायक जो है उन्हें अपात्र करार दिया गया था। तो टेक्निकली महाराष्ट्र में 285 है। अब जब आपको कोटा चाहिए जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कोटा चाहिए, जब ये 228 विधायक जो हैं ये वोटिंग करेंगे तो कैसे काउंटिंग होगी वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स कैलकुलेट जो करी, उसको आप नंबर ऑफ वैकेंसीज से डिवाइड करिए जी। जैसे अभी महाराष्ट्र में वैल्यू ऑफ वोट 28,800 आ रही है, उसको आप नंबर ऑफ वैकेंसीज से डिवाइड करें, मतलब 6 से डिवाइड करिए क्योंकि इस समय 6 वैकेंसीज हैं और उसमें 1 ऐड करिए।
फिर ये टोटल जो आता है उसमें फिर एक ऐड करिए और उसको 100 से डिवाइड करिए। तो अब आपको जैसे मैं बताता हूँ, वैल्यू ऑफ वोट्स कितनी है 28,800, वैकेंसीज 6 हैं, 6 + 1 = 7। तो वैल्यू ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाई वैकेंसीज, वैल्यू ऑफ वोट डिवाइडेड बाई वैकेंसीज अगर आप करेंगे तो 4114 आएगा 0.25। इसमें एक जोड़िए जी। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 4115। उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 41.15 आता है। 41 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 42 आता है। इसलिए महाराष्ट्र में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में जाने के लिए 42 वोट्स उनको चाहिए जी। अच्छा, जो वोटिंग होती है ना सर, ये ऐसा कोई सीक्रेट बैलेट सिस्टम नहीं है, ये ओपन सिस्टम है। उसमें पार्टी जो है जो अपना कैंडिडेट खड़ी करती हैं वो व्हिप जारी करती हैं और उसमें आपको अपनी वोट का प्रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे एक पार्टी ने 3 कैंडिडेट दिए और उनके 10 विधायक हैं, तो 10 में से वो ये बोलेंगे कि भाई 3 विधायकों को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, दूसरे विधायक को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, तीसरे विधायक को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। समझ रहे हैं आप, हर एक को अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस देनी पड़ती है उसमें। तो उस हिसाब से जैसे किसी पार्टी के 100 वोट्स हैं और अगर उन्होंने 3 वोट दिए हैं तो उनके 3 विधायक जीत जाएंगे जी। तो आज जो स्थिति मतलब महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई है, फिर से मैं आज उसी चीज पे जाता हूं, अगर ये शिवसेना नहीं टूटती जी और एनसीपी टूटी होती, मतलब अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अगर शिवसेना से अलग नहीं हुए होते और यही परिस्थिति रहती, तो आज ये 6 की जो सीट जो है वो एनडीए में चली जाती। एनडीए में जो काउंट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्लस शिवसेना जुड़ी हुई, और मैं एनसीपी जो पवार साहब की पार्टी है अजीत दादा की, अगर उसको आप जोड़े तो 6 की 6 सीट इनके पास होती। लेकिन क्योंकि उद्धव भाई ने डिसीजन लिया कि भाई मुझे अलग जाना है, तो आज परिस्थिति ये हो गई है। तो कुल मिला के नुकसान कितना देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे के नुकसान कितना है इसमें? नहीं, उद्धव ठाकरे जी को तो पूरा नुकसान है इसमें, तो शरद पवार साहब की पार्टी को भी पूरा नुकसान है। दोनों के भी कोई भी मेंबर नहीं होगा, ना उनका रहा ना इनका रहा जी। तो आज दिखाया तो एनसीपी की वंदना चौहान जी की जो है रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर कोई नहीं रिप्लेस हो पाएगा, कोई नहीं। और अनिल देसाई जो शिवसेना के थे, उनके रिप्लेस में भी कोई नहीं जा पाएगा। तो इसमें ये चला गया अजीत दादा के पास और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास चला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो नुकसान किसका हुआ? उद्धव जी का हुआ, पवार साहब का हुआ, पवार साहब का हुआ। जो आपके राज्यसभा में, अभी आप ये समझिए राज्यसभा में होता क्या है। राज्यसभा में बिल जो है, सेकंड हाउस है आपका, वहां पे जो बिल पास होता है वहीं पे होता है। बिल्कुल, लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। अगर आपके वहां नंबर बराबर नहीं है तो आपका बिल रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए सारा पावर ही नहीं रहेगा तो करेंगे क्या आप? और सर, राज्यसभा की इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग बहुत होती है जी। तो आपने अभी देखा, जैसे अशोक चौहान साहब भाजपा में आए, अब तो मैं इनकी भी सुन रहा हूँ, जो इंदिरा गांधी जी के तीसरे सुपुत्र माने जाते हैं कमलनाथ जी, वो भी भाजपा में आने की तैयारी में। तो कई सारे चीफ मिनिस्टर तो इनके आ चुके हैं। अब जब ये आएंगे तो जो एमएलए जो है वो भी तो क्रॉस वोटिंग करेंगे। अभी जो लोग ये समझ रहे हैं कि जो पार्टीज में से आना और जाना चल रहा है, वो कोई लोकसभा की तैयारी नहीं चल रही है, वो राज्यसभा में अपनी सीट मैनेज करने की तैयारी चल रही है अंडर द बर्थ। तो इसलिए राज्यसभा का चुनाव इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी लोकसभा के पहले जो राज्यसभा चुनाव है इतना आसान नहीं है, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है। यानी राजनीति के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है महाराष्ट्र से जो है उद्धव जी को और शरद पवार जी को काफी नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ मैं एक बात आपको कहूंगा सर जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने बोला अब की बार 400 के पार, समझो कि उनके 400 एमपी जीत गए, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में, और राज्यसभा में आपका संख्या बल मैच नहीं करता, तो क्या फायदा ऐसी सरकार का? क्योंकि आप तो बिल ही नहीं पास करा पाओगे। बिल्कुल, 400 खाली लोकसभा में पास करके मतलब। हाँ, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का आज की डेट में पूरा फोकस है वो 2024 के बाद जो चुनाव होंगे, मतलब जो भी पार्टी आएगी लोकसभा में, उस चीज पर है कि इनको देश में नए डिसीजन लेने हैं। तो नए बिल जो पास करना है, जब इनका दोनों राज्यों उसमें दोनों जगह मजबूत रहेंगे, संख्या बल रहेगा, तभी तो कुछ चीज होगी, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो धन्यवाद विवेक जी। तो आप एक अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तो विवेक जी काफ़ी स्टडी करके जो है इस
को लाते हैं। हालांकि ये एडवोकेट है, लेकिन पॉलिटिकल एडवोकेट हमने इनको बनाया है, क्योंकि पॉलिटिकल इनको काफ़ी नॉलेज है, इसलिए हम जो है लगातार इनके साथ बने हुए हैं। तो ऐसी खबरों के लिए आप और भी कुछ सुझाव रहेगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर डिस्कस ज़रूर करेंगे। और चैनल को आपने लाइक शेयर तो करते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।